आज में चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर जो 1 है उसका नेम है फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड जो चैप्टर है उसमें जो सबसे फर्स्ट जो टॉपिक है वो है फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर। इस नेचर में कौन कौन से फोर्स वर्क कर रहे हैं उनकी बात करते हैं। तो देखो जो नेचर में है 4 टाइप के फोर्सेज वर्क कर रहे हैं। 4 टाइप है इनके। फर्स्ट है ग्रेविटेशनल फोर्स है, सेकंड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, थर्ड है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और जो फोर्थ टाइप है वो है वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये 4 टाइप के फंडामेंटल फोर्सेज है जो इस नेचर में वर्क कर रहे हैं। अब देखो अपन सबको डिटेल से पढ़ते हैं वन बाय वन। सबसे फर्स्ट जो अपन ने फोर्स लिया है भाई, टाइप कितने होंगे फंडामेंटल फोर्सेज के? 4 टाइप हो गए। ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो गया, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स हो गया, वीक न्यूक्लियर फोर्स हो गया। वन बाय वन डिटेल से रीड करते हैं इनको। देखो सबसे जो फर्स्ट है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो अपने पास सबसे पहले न्यूटन ने बताया था इसके बारे में, और तुमने छोटी क्लासों में पढ़ा भी है कि न्यूटन जब बैठा था सेब के पेड़ के नीचे, जो एप्पल थी उसके ट्री के नीचे बैठा था, तो जो अपने पास एप्पल थी वो नीचे आके गिरी थी, उसी के बेसिस पे फिर उसने बताया, है ना। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किसके बिटवीन में वर्क करेगा? दो मास के बिटवीन में वर्क करेगा। मीनिंग ऐसी दो बॉडी होनी चाहिए जिनका मास हो। तो यहाँ अपन ने दो ऑब्जेक्ट लिए हैं या दो बॉडी ली है। फर्स्ट वाली का मास है m1 और सेकंड वाली का मास क्या है बताओ? m2। दोनों के बिटवीन में जो डिस्टेंस है, दोनों के बिटवीन में जो डिस्टेंस है वो क्या है बताओ? स्मॉल r है। दो मास है यहाँ m1 और m2, और दोनों कितने डिस्टेंस पे पुट किए हुए हैं बताओ? r डिस्टेंस पे पुट किए हुए हैं। अब देखो दोनों के बिटवीन में जो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, दोनों के बिटवीन में जो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा वो दोनों मास के प्रोडक्ट के क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीनिंग ये है कि m1 का वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो भी फोर्स इंक्रीज होगा, m2 का वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो भी फोर्स क्या होगा बताओ? इंक्रीज होगा। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में एक क्वांटिटी को अपन इंक्रीज करते हैं तो जो अनदर क्वांटिटी है वो भी क्या होती है बताओ? इंक्रीज होती है। तो इसमें जो फोर्स लगता है वो दोनों मास के प्रोडक्ट के क्या होता है बताओ? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मीनिंग मासेस जितने हेवियर होंगे, मास जितना ज्यादा होगा फोर्स उतना ही ज्यादा लगेगा, मास जितने हेवियर होंगे फोर्स भी उतना ही लार्ज होगा। दोनों जो मास लिए थे m1 और m2 उनके बिटवीन का डिस्टेंस कितना लिया है? स्मॉल r लिया है। तो ये जो फोर्स होगा वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जो फोर्स होगा वो डिस्टेंस के स्क्वायर के क्या होगा बताओ? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मैंने बताया कि जो फोर्स होगा वो डिस्टेंस के स्क्वायर के क्या होगा बताओ? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। फिर जब दोनों को अपन ने एक साथ लिख दिया, दोनों को अपन ने क्या कर दिया बताओ? एक साथ लिख दिया। देखो जब दोनों को अपन ने एक साथ लिख दिया तो अपने पास यहां से प्रोपोर्शनल का साइन जब एलिमिनेट किया, समझो इस बात को, प्रोपोर्शनल का साइन जब एलिमिनेट किया, जैसे मैं तुम्हारे को बताऊं 10th क्लास में तुमने ओम्स लॉ पढ़ा है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I होता है। फिर प्रोपोर्शनल का साइन जब एलिमिनेट करते हो तो कोई ना कोई कांस्टेंट यूज करते हो, और तुमने वहां कांस्टेंट यूज किया था R, तो V = RI ओम्स लॉ बना। ऐसे ही यहाँ जब प्रोपोर्शनल का साइन एलिमिनेट करते हैं तो कैपिटल G कांस्टेंट लिया जाता है। कौन सा कांस्टेंट लिया जाता है? कैपिटल G कांस्टेंट लिया जाता है। कैपिटल G क्या है बताओ? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। यूनिवर्सल का मीनिंग है इसको यूनिवर्स में कहीं पे भी अप्लाई किया जा सकता है, और कहीं पे भी अप्लाई करोगे इसका वैल्यू ऑलवेज कितना रहेगा? 6.67 10 की पावर -11। ये वैल्यू तुम्हारे को लर्न करना है
वैसे ग्रेविटेशनल का अपने पास चैप्टर भी है, उसमें भी अपन डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन अभी तुम्हारे को ये वैल्यू लर्न करना है 6.67 10 की पावर माइनस का 11। अपन यूनिट की बात कर लेते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। अपना जो नेक्स्ट जो चैप्टर है वो यूनिट का ही चैप्टर है, बट अभी तुम्हारे को जितना आता है उसके बेसिस पे मैं बता देता हूँ। देखो जी का यूनिट लगाया है अपन ने, जी का वैल्यू तो लर्न करना है, जी का यूनिट लगाया है। एक बार यहाँ से जी का वैल्यू फाइंड आउट करो, तो जी का वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मींस f किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा बताओ, r स्क्वायर से। तो f मल्टीप्लाई क्या हो गया बताओ, r स्क्वायर हो गया। m1 m2 किस में आ जाएंगे बताओ, डिवाइड में आ जाएंगे, तो ये m1 m2 किस में आ गए बताओ, डिवाइड में आ गए। अब देखो फोर्स का यूनिट जो होता है ऐसा ही यूनिट आगे पढ़ेंगे अपने। अभी तुम ये समझो कि फोर्स का जो यूनिट होता है वो न्यूटन होता है, कैपिटल एन से रिप्रेजेंट किया है, कैपिटल एन का मीनिंग न्यूटन है। और ये आर क्या है बताओ, डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का ऐसा यूनिट में मीटर होता है, तो मीटर स्क्वायर हो गया, क्योंकि यहाँ डिस्टेंस का क्या है बताओ, स्क्वायर है। तो इतना तो लर्न कर लोगे, फोर्स का न्यूटन हो गया, डिस्टेंस का मीटर होता है, बट यहाँ डिस्टेंस का स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर हो गया। मास का किलोग्राम होता है, तो इसका भी किलोग्राम, इसका भी किलोग्राम, तो क्या आ गया बताओ, किलोग्राम स्क्वायर। इतना तो लर्न कर सकते हो भाई तुम, इतनी बात समझ आई। इसके बिटवीन में वर्क करेगा, दो मासेस के बिटवीन में वर्क करेगा, और जो फोर्स होगा वो दोनों मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, उनके बिटवीन के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। कैपिटल जी यहां अपने पास प्रोपोर्शनल का साइन एलिमिनेट करेंगे तो कांस्टेंट आएगा। यूनिवर्सल क्यों बोला है फिर मैं तुम्हारे को बता दूं, इसको यूनिवर्स में कहीं भी अप्लाई कर दो, जी का वैल्यू चेंज नहीं होगा। अपन ये जानते हैं या न्यूटन ने ये बताया कि इस यूनिवर्स में एक जो मास है वो दूसरे मास ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ क्या कर रहा है, एक फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है। न्यूटन ने बताया कि इस यूनिवर्स में एक ऑब्जेक्ट अनदर ऑब्जेक्ट को एक फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है, और उस फोर्स का नेम ही क्या है बताओ, ग्रेविटेशनल फोर्स है। फिर इसमें आता है ग्रेविटी फोर्स। देखो ग्रेविटी फोर्स क्या होता है, कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो अर्थ के साथ, किसी भी ऑब्जेक्ट का अर्थ के साथ जो फोर्स लगेगा, मेरी बात समझो ध्यान से, किसी भी ऑब्जेक्ट का, देखो किसी भी ऑब्जेक्ट का किसके साथ फोर्स लग रहा है बताओ, किसी भी ऑब्जेक्ट बोल दो या कोई भी मास बोल दो, उसका अपने पास किसके साथ फोर्स लग रहा है बताओ, अर्थ के साथ। किसके साथ फोर्स लग रहा है, अर्थ के साथ। तो किसी भी ऑब्जेक्ट या मास का जब अर्थ के साथ फोर्स लगता है तो उसको क्या कहते हैं बताओ, ग्रेविटी फोर्स कहा जाता है। ग्रेविटी फोर्स समझ आ गई बात। ग्रेविटेशनल बोला है अपन ने, यहां मैं बोल रहा हूं ग्रेविटी फोर्स। ग्रेविटी फोर्स कब बोलेंगे भाई, एक तो अर्थ होगी, अब यहाँ कोई सा भी दूसरा ऑब्जेक्ट या कोई मास ले लो अपने पास, मतलब अर्थ का जब किसी ऑब्जेक्ट या अर्थ का जब किसी मास के बिटवीन में फोर्स लगेगा तो वो ग्रेविटी फोर्स होता है। ये ग्रेविटी फोर्स है, वहां लिखा है ग्रेविटेशनल फोर्स, ये ग्रेविटी फोर्स है, ये ग्रेविटी फोर्स है। इतनी बात क्लियर हुई, ग्रेविटी फोर्स क्या होगा। अब देखो कुछ इसके इंपॉर्टेंट नोट है वो अपने को लर्न करने हैं। ये जो अपने ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा, ये ऑलवेज इसका जो नेचर होता है वो अट्रैक्शन का होता है। मीनिंग इस यूनिवर्स में एक मास ऑब्जेक्ट या एक कोई मास है वो दूसरे मास बॉडी को अपनी तरफ ऑलवेज क्या करेगा बताओ, अट्रैक्ट ही करेगा, कभी भी वो उसको रिपेल नहीं करेगा। मीनिंग दो ऑब्जेक्ट के बिटवीन में कह दो या दो मास बॉडी के बिटवीन में कह दो, ऑलवेज कौन सा फोर्स लगेगा बताओ, अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा। इसकी जो रेंज होती है वो इन्फिनिटी होती है, मीनिंग ये लॉन्ग रेंज फोर्स है अपने पास। जैसे मैं तुम्हारे को बताऊं, अर्थ है और सन है, इनके बिटवीन में भी फोर्स लग रहा है, वो कौन सा फोर्स है बताओ, ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, इसका मीनिंग क्या कह सकते हैं कि ये लॉन्ग रेंज फोर्स है। इसकी रेंज क्या होती है बताओ, इन्फिनिटी होती है।
बट इसमें जब एक चीज होती है, देखो अभी अपन ने पढ़ा है कि जब डिस्टेंस इंक्रीज होती है तो फोर्स क्या हो जाता है बताओ, डिक्रीज हो जाता है। मीनिंग डिस्टेंस इंक्रीज होगी तो फोर्स क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली का मीनिंग समझ रहे हो कि डिस्टेंस जब इंक्रीज होगी तो फोर्स क्या हो जाएगा बताओ, अपने पास है डिक्रीज हो जाएगा। इसको इंक्रीज करो तो ये डिक्रीज हो जाएगा। तो जैसे अपन लॉन्ग डिस्टेंस पे जाते हैं तो ये फोर्स क्या हो जाता है बताओ, डिक्रीज होने लग जाता है। ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा है वो किस पे डिपेंड नहीं करता बताओ, मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। क्यों नहीं करता, एक चीज देखो, यहाँ जो अपने पास फॉर्मूला लगा रहे हैं उसमें देखो m1 m2 r² तो चेंज होंगे नहीं। तो मीडियम में चल जाओ तो ये तीनों चीजें तो अपने पास चेंज नहीं होगी। फिर बात रही किसकी, जी की, तो जी को भी अपन ने कौन सा कांस्टेंट बताया, यूनिवर्सल। मीनिंग जी को कहीं पे भी अप्लाई करो तो अपने पास जी का वैल्यू चेंज नहीं होगा, मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। इसको मैं और तुम्हारे को समझा दूं, इसका मतलब ये है कि जैसे दो मास बॉडी है या दो ऑब्जेक्ट है या दो मास है, वो एयर में रखे हुए हैं। किसमें रखे हुए बताओ, एयर में रखे हुए हैं। दो मास है वो एयर में रखे हुए हैं, उनके बिटवीन में फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन। कितना फोर्स लग रहा है बताओ, 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है। अब उन्हीं दोनों मास को अपन ने कहां रख दिया, अपने पास वाटर में रख दिया। उन्हीं दोनों मास को कहां रख दिया, अपन ने वाटर में रख दिया। तो अपने पास पहले जितना एयर में, जब वो एयर में थे तब मान लो 10 न्यूटन फोर्स लग रहा था, तो वाटर में रख दिया तो भी कितना फोर्स लगेगा बताओ, 10 न्यूटन फोर्स लगेगा। क्योंकि चाहे एयर में जी का वैल्यू पुट करो चाहे वाटर में जी का वैल्यू पुट करो, जी का वैल्यू रिमेन कांस्टेंट, रिमेन सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो थर्ड पॉइंट में अपन ने क्या लिख दिया, ये जो फोर्स है वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। फोर्थ में आते हैं, इस नेचर का जो सबसे वीक फोर्स है, वीकेस्ट फोर्स कह सकता हूं मैं इसको, इस नेचर का जो सबसे वीक फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। इस नेचर का जो सबसे वीकेस्ट फोर्स है, सबसे जो वीक फोर्स है, सबसे जो कमजोर है, दुर्बल है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। फिफ्थ पॉइंट में आते हैं, फिफ्थ पॉइंट में लिखा है अपन ने चार्ज फिर क्रॉस लगाया। इसका मीनिंग ये चार्ज पे डिपेंड नहीं होता है, क्योंकि यहाँ चार्जेस से मतलब नहीं है अपने को, चार्जेस से मीनिंग नहीं है। यहाँ अपने को किससे मीनिंग है बताओ, मास से। यहाँ देखो फोर्स में क्या यूज हुआ है बताओ, चार्ज यूज हुआ है या मास यूज हुआ है बताओ, मास यूज हुआ है। तो अपन ने ये बता दिया कि ये अपने पास किस पे डिपेंड नहीं करता बताओ, चार्ज पे डिपेंड नहीं करता। ऐसा माना गया है, 6 पॉइंट में आते हैं, ऐसा माना गया है कि ये जो अपने पास ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किनके एक्शन से, ऐसे कौन से पार्टिकल है जिनके एक्शन से ये लगता है, उनको बोला गया है ग्रेविटोन। क्या बोला गया है उनको, ग्रेविटोन। ग्रेविटोन क्या है, ग्रेविटोन मास का एक क्वांटा है। मास का एक क्वांटा का मीनिंग ये है, जैसे मैं तुम्हारे को बोलूं कि चार्ज का क्वांटा क्या है, तो चार्ज का क्वांटा इलेक्ट्रॉन को माना गया है। चार्ज का क्वांटा किसको माना गया है, इलेक्ट्रॉन को। मीनिंग मिनिमम पॉसिबल जो चार्ज है वो कितना हो सकता है बताओ, E के इक्वल हो सकता है। बाद में और डिस्कवरी हुई और ऐसे बताया गया भाई कई पार्टिकल ऐसे हैं जिन पे चार्ज E से भी क्या होता है बताओ, कम होता है, या कह सकते हैं E का इंटीजर मल्टीप्लाई नहीं होता है, उनको क्वार्क पार्टिकल बोला गया है। बट उनका प्रूफ नहीं है। तो अपने पास जो चार्ज का क्वांटा माना है, कंसीडर किया है चार्ज का क्वांटा। क्वांटा का मीनिंग मिनिमम पॉसिबल कितना चार्ज हो सकता है, भाई किसी भी ऑब्जेक्ट पे मिनिमम कितना चार्ज पॉसिबल हो सकता है उसको बोला है क्वांटा। तो चार्ज का क्वांटा किसको माना है, इलेक्ट्रॉन को कंसीडर किया है। वैसे ही मास का क्वांटा, मास का क्वांटा किसको बोला है बताओ, ग्रेविटोन को बोला है। तो 6 पॉइंट ये है भाई, किन पार्टिकल के एक्सचेंज होने से ये फोर्स पिक्चर में आएगा, तो वो पार्टिकल क्या है बताओ, ग्रेविटोन है।
ग्रेविटोन मैंने बताया क्या होता है, बताओ, मास का क्वांटा होता है। साइंटिस्टों ने इसका वैल्यू नहीं बताया है अभी तक कि भाई एक ग्रेविटोन कितने के इक्वल होता है। तो अपने को 6 पॉइंट में ये लर्न करना है भाई, जो अपने पास किन पार्टिकल के एक्सचेंज के रीजन से ये फोर्स लगता है, तो उनको नेम दिया है ग्रेविटोन। 7 पॉइंट में आते हैं, ये कंजर्वेटिव फोर्स होता है। देखो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है कंजर्वेटिव, एक होता है नॉन कंजर्वेटिव। मैं समझाता हूँ, एक चीज समझो, कंजर्वेटिव क्या होता है वो समझो। देखो जैसे मान लो, यही ले लेता हूं मैंने 3 पॉइंट लिए, समझना। एक तो ए पॉइंट है और एक बी पॉइंट है, समझना मेरी बात को ध्यान से, और एक है सी पॉइंट। ए बी और सी 3 पॉइंट है। मैं ए से बी पे गया, मीनिंग ए टू बी, फिर बी टू कहां गया बताओ, सी। ए टू बी फिर बी टू कहां गया बताओ, सी गया। वर्क करना पड़ा, कंसीडर कर लो 10 जूल। वर्क का जो यूनिट है वो जूल होता है। अब मैं A2 डायरेक्टली कहां गया, C पे गया। A2 डायरेक्टली कहां गया, C पे गया। थोड़ा डायग्राम को मैं से बना देता हूं। A2 कहां गया बताओ, C पे गया। तो A2 C जब जाता हूं तो भी मेरे को वर्क कितना करना पड़ता है बताओ, 10 जूल करना पड़ता है। एक चीज नोट करो, A से B और फिर B से C, तो ये जो पाथ है वो लंबा पाथ है। ये जो पाथ है ए से बी फिर बी से सी, लॉन्ग पाथ है भाई। पहले अपन ए से बी फिर बी से सी, तो लॉन्ग पाथ ट्रेवल किया, वर्क कितना करना पड़ा, 10 जूल। अब ए से डायरेक्टली सी पे आ गए, तो ये पाथ क्या है, शॉर्ट पाथ है, तो भी वर्क कितना करना पड़ा बताओ, 10 जूल। मीनिंग जो वर्क डन है, अगर वो पाथ इंडिपेंडेंट है, वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता, तो वो जो फोर्स होता है उसको कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। 7 पॉइंट समझ आया, मैंने बताया कंजर्वेटिव फोर्स क्या होगा, जिसमें अपने पास जो वर्क डन होता है वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है, मीनिंग वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता। वर्क डन जब पाथ पे डिपेंड नहीं करता, तो वो जो फोर्स होता है वो कौन सा होता है बताओ, कंजर्वेटिव फोर्स होता है। और अगर मान लो वर्क डन पाथ पे डिपेंड करता है, फिर वो होता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। वो कौन सा होता है फिर बताओ, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। 7 पॉइंट क्लियर हो गया होगा। कंजर्वेटिव फोर्स मैंने बताया कि वर्क डन किस पे डिपेंड नहीं करेगा बताओ, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। नहीं समझे मेरे को भाई, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। देखो ये लॉन्ग पाथ है ए से बी और फिर बी से सी, ये लॉन्ग पाथ है तो भी 10 जूल, शॉर्ट पाथ है तो भी 10 जूल। मीनिंग वर्क डन किस पे डिपेंड नहीं कर रहा, पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा, पाथ के इंडिपेंडेंट है, तो वो क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। और अगर मान लो वर्क डन पाथ पे डिपेंड करता, तो वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। पॉइंट नंबर 8 में आते हैं। ये जो होता है वो सेंट्रल फोर्स होता है। ये सेंट्रल फोर्स क्या होता है, देखो समझो इस बात को, भी आगे भी आएगी कई बार। ये सेंट्रल फोर्स क्या होता है, सेंट्रल फोर्स ये होता है, यही समझा देता हूं मैं। ये m1 मास है, इसका कोई ना कोई सेंटर है। ये m2 मास है, इसका कोई ना कोई क्या है बताओ, सेंटर है। m1 क्या करेगा बताओ, m2 को अट्रैक्ट करेगा, और m2 भी m1 को क्या करेगा बताओ, अट्रैक्ट करेगा। तो m1 m2 पे फोर्स लगाएगा, m1 क्या करेगा, m2 पे फोर्स लगाएगा। तो ये अट्रैक्ट कर रहा है, इसने फोर्स लगा दिया ऐसे। m2 m1 को अट्रैक्ट कर रहा है, इसने फोर्स लगा दिया ऐसे। तो m1 m2 पे फोर्स लगाए या m2 m1 पे फोर्स लगाए, ये फोर्स क्या है बताओ, लाइन जॉइनिंग फोर्स। समझ रहे, मीनिंग एक ही लाइन के अलोंग वर्क कर रहा है ये फोर्स। कहने का मतलब m1 m2 पे जो फोर्स है वो ऐसे नहीं लग रहा, टेढ़ा मेढ़ा नहीं लगा रहा, तिरछा नहीं लगा रहा। ये क्या कर रहा है, जो फोर्स लगा रहा है वो लाइन जॉइनिंग फोर्स लगा रहा है। मीनिंग इनके सेंटर को जो मिलाने वाली लाइन है उसके अलोंग ही फोर्स लगा रहा है। चाहे m1 m2 पे फोर्स लगाए, चाहे m2 किस पे फोर्स लगाए, m1 पे फोर्स लगाए, इनके सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग ही फोर्स लगेगा। तो जब अपने पास फोर्स लाइन के अलोंग वर्क करेगा तो उसको कहते हैं सेंट्रल फोर्स।
समझ आई भाई सेंट्रल फोर्स क्या है? भाई कहने का मतलब M2 M1 पे ऐसे तिरछा फोर्स नहीं लगा पाएगा, टेढ़ा मेढ़ा फोर्स नहीं लगाएगा। कहने का मतलब इन दोनों के सेंटरों को जो ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसके अलोंग ही फोर्स लगेगा, तो उसको कहते हैं अपने पास कौन सा? सेंट्रल फोर्स। 9th पॉइंट में आते हैं। 9th पॉइंट लिखा हुआ है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। ये इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या होता है? तो ये अपने पास जो लिखा हुआ है ये इनवर्स स्क्वायर लॉ है। ये जो है वो क्या है? इनवर्स स्क्वायर लॉ है। इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या होता है? जिसमें फोर्स डिस्टेंस के स्क्वायर के, जिसमें फोर्स डिस्टेंस के स्क्वायर के क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्स स्क्वायर लॉ का मीनिंग यह है कि फोर्स जो होगा वो डिस्टेंस के स्क्वायर के क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, उसको कहते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। 10th पॉइंट पे आ जाते हैं। 10th पॉइंट क्या कहना चाह रहा है? 10th पॉइंट ये कहना चाह रहा है, समझो, जैसे मान लो कि अभी दो मास है यहाँ, कौन कौन से? M1 और M2, और इनके बिटवीन में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो सोचो 10 न्यूटन लग रहा है। अभी कितने मास है बताओ? दो मास है, M1 और M2 है। इनके बिटवीन में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है बताओ? 10 न्यूटन लग रहा है। अब मैंने कोई थर्ड मास यहाँ इंट्रोड्यूस कर दिया, मीनिंग M3 को यहाँ पुट कर दिया। मैंने क्या कर दिया बताओ? M3 को यहाँ पुट कर दिया। तो M3 की प्रेजेंस में, मेरी बात समझना ध्यान से, M3 की प्रेजेंस में M1 और M2 के बिटवीन में पहले जितना फोर्स लग रहा था वो अनअफेक्टेड होगा, वो अफेक्ट नहीं होगा। मीनिंग कितना लगता रहेगा? 10 न्यूटन ही लगता रहेगा। तो इसको कह सकते हैं कि दो मास के बिटवीन में जो फोर्स लगता है वो थर्ड मास से अपने पास अफेक्टेड नहीं होता है। समझ आई मेरी बात? मैंने बताया भाई जब M3 नहीं था तब कितना फोर्स लग रहा था बताओ? M1 व M2 के बिटवीन में 10 न्यूटन लग रहा था। M3 आ गया तो भी M1 व M2 के मध्य कितना फोर्स लग रहा है? 10 न्यूटन ही लग रहा है। तो दो मास के बिटवीन में जो फोर्स लग रहा है वो थर्ड मास से अनअफेक्टेड होता है, मीनिंग थर्ड मास से वो अफेक्ट नहीं होता है, उसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। ये इसका मीनिंग है 10th पॉइंट। क्लियर है 10th पॉइंट? 11th पॉइंट में आते हैं। 11th पॉइंट में लिखा है स्मॉल मास फिर NEG, नेग्लिजिबल है। स्मॉल मास फिर क्या लिखा है? नेग्लिजिबल। इसको समझो, एक बार मैं बताता हूँ तुम्हारे को। देखो इसका मीनिंग क्या है। जैसे मान लो ये अपने पास क्या है बताओ? डस्टर है। ये डस्टर है अपने पास और ये क्या है बताओ? मार्कर है। दिख रहा है भाई डस्टर और मार्कर? देखो इनको एक बार, डस्टर और मार्कर दिख रहा है तुम्हारे को? अब देखो डस्टर का भी मास है और मार्कर का भी क्या है बताओ? मास है। दोनों एक दूसरे के पास में रखे हुए हैं। अभी अपन ने ये बताया कि अपने पास जब दो मास है तो वो दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो फिर तुम अब ये बोलो, ये डस्टर मार्कर के पास चल जाना चाहिए या फिर मार्कर किसके पास आ जाना चाहिए बताओ? डस्टर के पास आ जाना चाहिए। ऐसा देखो क्यों नहीं हो पा रहा है? अभी इन दोनों के बिटवीन में फोर्स तो लग रहा है लेकिन इनके मास इतने कम है कि इस फोर्स को अपन फील नहीं कर पा रहे। कैसे? मेरी बात समझो। जैसे अपन ने फॉर्मूला लिखा है, एक बार देखना, फॉर्मूला जो अपन ने लिखा है उसमें तुमने M1 का वैल्यू पुट कर दिया, M2 का वैल्यू पुट कर दिया, R का वैल्यू पुट कर दिया। अब सोचो G के बारे में। M1 का वैल्यू तुमने ग्राम में पुट किया, डस्टर और मार्कर के लिए ग्राम में पुट कर दिया। सोचो तुम किलोग्राम में भी कर देते हो, कोई दिक्कत नहीं है। M1 और M2 को किलोग्राम में भी कर दिया। भाई ये M1 को तुमने ले लिया 10 किलोग्राम है ना, और M2 को तुमने ले लिया 15 किलोग्राम। समझ रहे हो मेरी बात को? डिस्टेंस को तुमने 1 ले लिया तो 1 का स्क्वायर हो गया। बट यहाँ एक चीज देखो, अभी G का वैल्यू मेरे को रखना है, तो G का वैल्यू में कितना रखूंगा बताओ? 6.67 10 की पावर -11। मेरी बात समझो, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ यहाँ कितना लिखा है बताओ? माइनस का 11 लिखा है। इसको जब तुम मल्टीप्लाई करोगे, सोल्व करोगे, तो भी ये जो पावर है वो किसमें आ जाएगी बताओ? नेगेटिव। पावर किसमें आएगी? 10 की पावर -11 है ना, पावर किसमें आएगी बताओ? नेगेटिव। पावर नेगेटिव में आने का मीनिंग ये नहीं कि फोर्स नेगेटिव होगा। जैसे मान लो
10 की पावर माइनस का 8 आ गया, समझो एक बार सोल्व किया तुमने, कितना आ गया 10 की पावर माइनस 8। अब ये नेगेटिव में नहीं है, फोर्स का वैल्यू 10 की पावर माइनस का 8 आ रहा है, न्यूट्रल लिख देंगे। बट इसको सोल्व करेंगे, नेगेटिव नहीं है, पावर नेगेटिव है, फोर्स नेगेटिव नहीं है, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 1/10 की पावर क्या आएगा बताओ 8 आएगा। तो बताओ जब इसको कैलकुलेट करोगे तो ये फोर्स नेग्लिजिबल हुआ नहीं हुआ, 0.0000 फिर कुछ वैल्यू, समझ आई बात। तो फोर्स तो लग रहा था वहां, फोर्स तो अपने पास मार्कर और डस्टर के बिटवीन में फोर्स तो लग रहा था, बट वो फोर्स इतना नेग्लिजिबल था कि उसको अपन फील नहीं कर पाए, समझ आई बात। तो अपन ने क्या लिख दिया बताओ 11 पॉइंट में आ जाते हैं कि स्मॉल जो मासेस होते हैं उनके बिटवीन में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता तो है, बट वो इतना कम होता है कि अपन उसको क्या ले सकते हैं बताओ नेग्लिजिबल ले सकते हैं। अगर मान लो लार्ज मास है, लार्ज मास की बॉडी है, जैसे अर्थ और सन ले लिया, सन अर्थ और क्या ले लिया बताओ सन ले लिया। अब बताओ इनमें जो मास है वो क्या है लार्ज है, तो फिर उसको उस फोर्स को अपन नेग्लिजिबल नहीं मान सकते, फिर उस फोर्स को फील किया जा सकता है। जैसे अर्थ और सन के बिटवीन में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है उसका वैल्यू होता है 10 की पावर 27 न्यूटन। तो बहुत ज्यादा फोर्स आ रहा है, क्योंकि यहाँ जो मास थे वो क्या थे बताओ हेवियर थे, मास बहुत ही ज्यादा हेवियर थे, तो जी का जो इफेक्ट था वो क्या हो गया नेग्लिजिबल हो गया, समझ आई बात। तो अर्थ और सन के बिटवीन में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है वो कितना होता है 10 की पावर 27 न्यूटन होता है। ये कांटेक्ट फोर्स नहीं है भाई, कांटेक्ट फिर क्रॉस लगाया है, कांटेक्ट फोर्स का मीनिंग इसमें दो ऑब्जेक्ट का एक दूसरे से टच होना नेसेसरी नहीं है, इसमें दो ऑब्जेक्ट का एक दूसरे से टच होना नेसेसरी नहीं है। कांटेक्ट फोर्स का मीनिंग समझो, जैसे मैं तुम्हारे बताऊं फ्रिक्शन फोर्स, अपन चलते हैं ना, जैसे मान लो किसी अपन फ्लोर पे चल रहे हैं पक्के फ्लोर पे, तो किसकी वजह से चल पाते हैं बताओ फ्रिक्शन की वजह से चल पाते हैं। तो फ्रिक्शन फोर्स कौन सा फोर्स हुआ कांटेक्ट फोर्स हुआ, मीनिंग कांटेक्ट में आए जब दो बॉडीज या दो ऑब्जेक्ट तभी तो वो वर्क किया। तो ऐसे ये कांटेक्ट फोर्स नहीं है, इसमें ऑब्जेक्ट का कांटेक्ट में आना या मास का कांटेक्ट में आना नेसेसरी नहीं है, समझ आई। तो ये कांटेक्ट फोर्स नहीं होता है। ये अपन ने पढ़ लिया कौन सा ग्रेविटेशनल फोर्स। अब इसमें किसी को जो भी कुछ पूछना है एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और जो भी कुछ पूछना है मेरे को फटाफट से पूछ लो, फिर मैं नेक्स्ट चलता हूं सेकंड फोर्स पे चलता हूं। इतनी बात क्लियर है भाई, किसी को कुछ पूछना तो फटाफट से पूछ लो अभी, और एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। वैसे मैंने नोट्स भेज दिए हैं, फिर भी इसका स्क्रीनशॉट भी एक बार ले लो। अब देखो सेकंड फोर्स के बारे में स्टडी करते हैं। सेकंड फोर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो दो चार्ज बॉडीज के बिटवीन में वर्क करता है, मीनिंग दो चार्ज पार्टिकल है, एक Q1 है, एक पे चार्ज क्या है बताओ Q2, एक पे चार्ज कंसीडर किया है Q1, दूसरे पे चार्ज क्या कंसीडर किया है Q2। तो ये किसके बिटवीन में वर्क करेगा दो चार्ज पार्टिकल के बिटवीन में वर्क करेगा, दो चार्ज बॉडीज के बिटवीन में वर्क करेगा। अब देखो अपने पास दो चार्ज पार्टिकल के बिटवीन में वर्क करेगा, इसमें कंडीशन ये भी होती है कि जो चार्ज की जो पार्टिकल है वो पॉइंट चार्ज होने चाहिए, जो चार्ज है वो कैसा होना चाहिए पॉइंट चार्ज होना चाहिए, वो 12th में अपन पढ़ेंगे। अब ये याद रखो कि दो चार्ज पॉइंट के बिटवीन में अब दो चार्ज पार्टिकल के बिटवीन में वर्क करेगा। डिस्टेंस जो ली है अपन ने Q1 व Q2 के बिटवीन में वो आ रही है। फोर्स जो लगेगा, फोर्स जो होगा वो दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और उनके बिटवीन के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। दोनों को एक साथ लिख दिया है। यहाँ जो कांस्टेंट आया है वो k कांस्टेंट आया था, k कांस्टेंट आया है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ाया है अपन ने उसमें जो कांस्टेंट आया था वो कैपिटल G कांस्टेंट आया था। यहाँ k कांस्टेंट आया है और k का जो वैल्यू होता है 9 × 10 की पावर 9 होता है। k का यूनिट निकालते हैं अपन, देखो k का वैल्यू जब निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, f × r² Q1/Q2, ये हो गया भाई क्रॉस मल्टीप्लाई से। देखो फोर्स
समझो, फोर्स का जो यूनिट होता है वो न्यूटन मैंने बताया, डिस्टेंस का स्क्वायर जो मीटर स्क्वायर हो गया, चार्ज का कूलाम होता है तो कूलाम स्क्वायर हो गया, क्या हो गया, कूलाम स्क्वायर हो गया। अब जो k है, जो k कांस्टेंट है वो मीडियम डिपेंडेंट कांस्टेंट है, भाई समझ लेना। k किस पे डिपेंड करता है बताओ, मीडियम पे डिपेंड करता है, k मीडियम डिपेंडेंट कांस्टेंट, मीनिंग k का जो वैल्यू होता है वो डिफरेंट मीडियम के लिए क्या होता है, डिफरेंट होता है। अब देखो इंपॉर्टेंट जो नोट है उसमें क्या है कि जब k मीडियम पे डिपेंड है तो ये फोर्स भी किस पे डिपेंड करता है बताओ, मीडियम पे डिपेंड करता है। इससे पहले वाला जो अपन ने रीड किया है ग्रेविटेशनल जो फोर्स वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। इसका जो नेचर होता है वो अट्रैक्शन का भी हो सकता है और क्या हो सकता है बताओ, रिपल्शन का भी हो सकता है। अगर मान लो अपने पास अट्रैक्शन कब होगा, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक क्या है बताओ, नेगेटिव चार्ज है, तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। अगर दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है, दोनों नेगेटिव नेगेटिव है, तो फिर क्या होगा, रिपल्शन होगा। उसमें जो था उसका नेचर के ओनली क्या था बताओ, अट्रैक्शन था। ये अपने पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की कंपेयर में 10 की पावर 36 और वी कैन से 10 की पावर 37 टाइम लार्जर होता है, ज्यादा पावरफुल होता है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। किसके कंपेयर में, किससे कंपैरिजन में बताया, ग्रेविटेशनल फोर्स की कंपैरिजन में ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है वो 10 की पावर 36 और वी कैन से 10 की पावर 37 टाइम स्ट्रॉन्ग होता है, कह सकते हैं। अब देखो इसकी भी जो रेंज होती है वो इन्फिनिटी होती है। ये चार्ज डिपेंडेंट होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ अपने पास क्या यूज हुआ है बताओ, चार्ज यूज हुआ। क्लियर बात, जो चार्ज डिपेंडेंट है इसमें जिस पार्टिकल का एक्सचेंज होता है, उसमें तो ग्रेविटॉन था, इसमें जिस पार्टिकल के एक्सचेंज के रीजन से ये जो फोर्स पिक्चर में आता है वो पार्टिकल का नेम क्या है बताओ, फोटॉन। उसमें ग्रेविटॉन था। ये भी कंजर्वेटिव फोर्स होता है, बता दिया कंजर्वेटिव, जिसमें अपने पास जो वर्क डन है वो किस पे डिपेंड नहीं करता बताओ, पार्ट पे डिपेंड नहीं करता, तो वो अपने पास कंजर्वेटिव फोर्स होता है। सेंट्रल फोर्स समझ गए, Q1 Q2 पे फोर्स लगाएगा तो बताओ Q1 Q2 को रिपेल कर रहा है तो फोर्स इधर लगाएगा, अट्रैक्ट कर रहा है तो फोर्स इधर लगाएगा। ऐसे ही बताओ Q2 Q1 को रिपेल कर रहा है तो फोर्स इधर लगाएगा, अट्रैक्ट कर रहा है तो फोर्स इधर लगाएगा। तो जो फोर्स लग रहा है बताओ वो लाइन जॉइनिंग लग रहा है, नहीं लग रहा है, लाइन जॉइनिंग लग रहा है, तो ये सेंट्रल फोर्स हो गया। और इनवर्स स्क्वायर लो कि जो फोर्स है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्लियर भाई बात, आज के लिए इतना ही, ओके थैंक यू। कल नेक्स्ट स्टडी करेंगे, इसको नोट्स कॉपी में नोट कर लेंगे, मैंने नोट्स भी सेंड कर दिए हैं तुम्हारे को।